Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 11th का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड। 10th के बाद 11th में ये पहला वीडियो आपके लिए है और फिजिक्स की स्टडी आप लोग करेंगे। तो चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड पूरा बेसिक चैप्टर है एकदम, कोई फार्मूला नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, केवल थ्योरी। बोर्ड या कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगर इस चैप्टर को देखा जाए तो बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन चूंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं हाई स्कूल के 10th के बाद, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपका इम्प्रूव करने के लिए चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। फिजिकल वर्ल्ड में अब साइंस की डेफिनेशन तो 10th लेवल पे आपने पढ़ा है, हम फिजिक्स से ही शुरुआत करेंगे। पहली डेफिनेशन, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स तो व्हाट इज फिजिक्स बेटा? फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेनाज का स्टडी करेंगे। द branch of science in which we study about nature and natural phenomena. The branch of science in which we study about nature and natural phenomena. स्टूडेंट्स, नेचर क्या है? आपके आसपास जो कंप्लीट यूनिवर्स है, पेड़ पौधे, प्लैनेट्स, स्टार्स, क्लाउड्स, एयर, वाटर, सी, जो कुछ देख रहे हैं आप, सब नेचर में ही है। और अगर अपने आसपास आप देखें तो तमाम फिनोमेनाज आपके डेली लाइफ में ऑकर होती रहती है। जैसे बरसात का होना, रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं, क्यों गिर रही हैं? रेनबो का बनना, रेनबो क्यों बन रहा है? सन का राइज करना, सूर्योदय क्यों हो रहा है? सनसेट, सूर्यास्त क्यों हो रहा है? दिन रात क्यों हो रहा है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों हो रहे हैं? प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? इस तरह से अगर आप देखें तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस आपके सामने नेचर में खड़े हैं, जिन्हें जानने की जिज्ञासा आपको या हमें रहती है। और उसी जिज्ञासा ने आज मनुष्य को इतने आगे पहुंचा दिया, इंसान का इतना डेवलपमेंट हो गया। तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब हम इसके ब्रांचेज को बांटेंगे। फिजिक्स को हम मेन रूप से दो ब्रांच में पढ़ेंगे। पहला है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है क्वांटम फिजिक्स। इसे एंशियंट फिजिक्स भी कहते हैं, प्राचीन काल की। और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं।
क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम लेबोरेटरी और बड़े पार्टिकल्स जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन, फोर्सेस का एक्शन, इम्पल्स, वर्क, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, इन सब का स्टडी करेंगे। ये आपकी कौन सी फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मॉडल्स, न्यूक्लियस, इन सब की स्टडी जो हम करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में है। स्टडी की सुविधा के लिए क्लासिकल फिजिक्स को फर्दर और पार्ट्स में बांटा गया, जैसे मैकेनिक्स, दूसरा ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव एंड ऑसिलेशन, इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स को फर्दर कई पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है। चीजें स्पष्ट हो गई? ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव एंड ऑसिलेशन। अब मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? जिस मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या देंगे? द सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडी ड्यू टू अ फोर्स। किसी बॉडी पर फोर्स लगने के नाते उसके मोशन और उसके इफेक्ट्स की स्टडी जिसमें हम करते हैं, जैसे वर्क मैकेनिक्स में, एनर्जी, पावर, सब के सब किस में स्टडी करेंगे? हम मैकेनिक्स में करेंगे। ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी कहते हैं। इस सब ब्रांच में हम नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट मीन्स वेव है कि रे है, पार्टिकल नेचर है, क्या है, कैसे लाइट प्रोपागेट करती है। इसके अलावा लेंस, मिरर, लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन या ह्यूमन आई, इन सब चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? ऑप्टिक्स में करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज और उसके रुके होने के नाते उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, यानी चार्ज रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक फिनोमिना को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, कूलॉम्स लॉ, गॉस थ्योरम, ये सब हम पढ़ेंगे। और चार्ज मोशन में हो तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने कह दिया। तो इस तरह से चार्ज के रेस्ट और मोशन में उसके इफेक्ट्स की स्टडी हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? इंडक्शन पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सब की स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। वेव एंड ऑसिलेशन मैकेनिक्स का ही पार्ट है, कह सकते हैं। इसमें हम वेव और ऑसिलेशन में किसी पेंडुलम के ऑसिलेशन, वेव्स का प्रोपागेट होना, टाइप्स ऑफ वेव्स, साउंड, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? वेव और ऑसिलेशन में। इसके अलावा भी ब्रांचेज हैं, जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इस ब्रांच में हम
हीट एनर्जी का वर्क में ट्रांसफर, वर्क का हीट में, या डिफरेंट प्रकार के मोटर इंजन्स, जैसे हीट इंजन आप पढ़ते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या रेफ्रिजरेटर आदि की स्टडी हम इसमें करते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर का मेजरमेंट, हीट का वर्क में कन्वर्जन, वर्क का हीट में कन्वर्जन, इन सब चीज़ों की स्टडी हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। इस तरह से फिर से देखिए, हम स्कोप ऑफ फिजिक्स देख रहे हैं। स्कोप माने कार्य क्षेत्र, फिजिक्स का कार्य क्षेत्र। दो पार्ट में बांट के हम स्टडी उसका करते हैं। पहला क्लासिकल फिजिक्स में और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में। इसमें किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, या इसके अलावा हम सिलिकॉन जर्मेनियम से बने हुए चिप्स। आगे मॉडर्न फिजिक्स में हम 12th लेवल पे डिटेल उन बातों को पढ़ाएंगे आप लोगों को। इस तरह से कंप्यूटर और मोबाइल्स जिनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए, ये सब मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ही न्यूली रिसर्चेज फिजिक्स के सब पार्ट्स हैं। तो इस तरह से फिजिक्स के पार्ट्स और अलग अलग पार्ट्स की क्या डेफिनेशन है, क्लियर है स्टूडेंट्स? आप लोगों को नोट डाउन उतार लीजिए, फिर इरेज कर देंगे। नोट डाउन स्टूडेंट, सेल स्टडी यूनिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ये क्या है? फिजिक्स में यूनिफिकेशन का मतलब है कि बहुत सी फिनोमिनाज को किसी एक लॉ द्वारा एक्सप्लेन करना। चूंकि अब आप देखेंगे तो नेचर में बहुत सी फिनोमिनाज आकर कर रही हैं, तो ऐसे लॉ बनाए जाएं, ऐसे लॉ का निर्माण किया जाए कि तमाम फिनोमिनाज को एक ही लॉ द्वारा एक्सप्लेन किया जा सके। तमाम कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज को एक सिंपल लॉ द्वारा एक्सप्लेन किया जा सके। इस प्रोसेस को, इसे क्या कहेंगे? इस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? यूनिफिकेशन। जैसे एग्जांपल, वंस अगेन, यूनिफिकेशन मीन्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ many more correlated phenomena with the help of a single rule or single law is called unification. Example, सिंपली आप जानते हैं कि अगर एक एप्पल जमीन पे गिरता है, कोई फ्रूट गिरता है, मैंगो गिरता है, एप्पल गिरता है, किस नाते गिरता है? ग्रेविटेशन के नाते। तो फिर वही बारिश की बूंदें जमीन पे क्यों टपकती हैं? ग्रेविटेशन के नाते। प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व क्यों करते हैं? अब कितनी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हो गई, प्लैनेट्स पे पहुंच गए हम। प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व क्यों करते हैं? ग्रेविटेशन के नाते। अब ग्रेविटेशन की स्टडी होने से सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग हो गई। नदियां जो बहती हैं, क्यों बहती हैं? ग्रेविटेशन के नाते। इस तरह से बहुत सी फिनोमिनाज को सिर्फ एक लॉ द्वारा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। क्लियर? रिडक्शनिज्म मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को सिंपलर फिनोमिनाज में डिवाइड करके स्टडी करना रिडक्शनिज्म कहलाता है। द स्टडी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना by dividing in smaller simple phenomena is known as reductionism. किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को सिंपल फिनोमिना में ब्रेक करके स्टडी करना क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाता है। फिजिक्स के कार्यशैली में ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बहुत कम लॉ के द्वारा
बहुत ज्यादा फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर दिया जाना। क्लियर स्टूडेंट्स? दीज थिंग्स आर क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट्स। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। Technology, what is technology? The practical form of physics is called technology. फिजिक्स के लॉ और रूल्स का यूज करके इंडस्ट्रियल फॉर्म में मशीनरी टूल्स का निर्माण करना, समाज के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के इन्हांसमेंट के लिए उन टूल्स का यूज करना, उनका निर्माण करना ही टेक्नोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल देते हैं, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ जाने के बाद प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट पॉसिबल हुआ। पहला, सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे। रॉकेट प्रोपल्सन हुआ न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, जिससे सैटेलाइट्स लॉन्च हो गई। सैटेलाइट्स लॉन्च होने से टेलीकम्युनिकेशन में क्या हुआ? संचार क्रांति में क्रांति आ गई, संचार में क्रांति आ गई। पहला, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर रॉकेट और रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्चिंग, जिससे क्या हुआ? कम्युनिकेशन। दूसरा, बर्नौली प्रिंसिपल का खोज होने से, बर्नौली प्रिंसिपल आने से विंग्स ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के विंग्स का निर्माण हुआ और हम वायु में भी उड़ने के लिए सक्षम हो गए। इसके अलावा एक्स रेज का खोज हो जाने से आपके इंजरी होने पर बोस का या अन्य किसी क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर जांच करने के लिए इजी हो गया। एमआरआई, सीटी स्कैन, सभी जो आए टेक्निकली वो आपको हेल्थ केयर में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का खोज हो जाने से आपके टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीफोनिक जो व्यवस्था है, मोबाइल्स, इनको यूज करना सरल हो गया। फैराडे लॉ के खोज होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज हुआ, जिससे एसी का खोज हुआ, मोटर्स, जनरेटर्स, इन सब का खोज हो गया और एक तरह से सोसाइटी बूस्ट हो गई। इस तरह से यू कैन से द टेक्निकल फार्मूलेशन ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। कभी कभी तो फिजिक्स न्यू टेक्नोलॉजी को जन्म देती है और कभी कभी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता न्यू रूल का जन्म देता है। यू कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं इतने समय समाज में, सोसाइटी में। इस तरह से फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है। नोट डाउन स्टूडेंट्स।